क्लास में हम लोग देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, देखो बाबू, ये जो चैप्टर है ये हम लोग के भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ था, और इस चैप्टर का राष्ट्रवाद से जो शुरुआत है वहां से लेकर के हम लोग का जब देश आजाद हो जाता है, आजाद होने के बाद देश का बंटवारा भी किस तरह से होता है, वहां तक की घटनाओं को पढ़ना है। हाँ, चलो ठीक है, अब ठीक है ना। हाँ, चलिए, तो कहाँ से कहाँ तक की घटनाओं को पढ़ना है हम लोगों को? आजादी तक की घटनाओं को पढ़ना है। तो इस हिसाब से भी यह जो है चैप्टर लंबा जाने वाला है। और आप लोगों को पता है कि जो हमारा भारत है वो अंग्रेजों का गुलाम रहा है, ठीक है। और ये जो उपनिवेशिक देश है, किस तरह से हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जब उसका स्थापना हो जाता है, इसके बाद की कहानी हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। और यहाँ जो है किस तरह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, धीरे 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 लोगों में एकता की भावना आई, जिस कारण आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा 1857 की क्रांति, जो पूरे मेरठ से शुरुआत हुई थी और निकल करके पूरे भारत में फैली। लेकिन संजोगवश या कुछ कारण से कह लो कि हमारी वहां पर हार हुई 1857 की क्रांति में, नहीं तो अंग्रेज को हम लोग वहीं भगा देते। ठीक है, वहां तक ठीक है। फिर इसके बाद 1857 की क्रांति के फलस्वरूप 58 में झांसी की रानी की जो है उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात डायरेक्ट जो है, अब जो है पहले जो शासन था वहां ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी भारत में शासन। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद डायरेक्ट इंग्लैंड की जो प्रधानमंत्री थी, विक्टोरिया उस समय थी, वो अब जो शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लेती है। ठीक है, अब यानी डायरेक्ट भारत पर शासन इंग्लैंड से होता था। ठीक है, समझ में आ रहा है? जबकि पहले भारत पर शासन किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का था, वो भी अंग्रेजी कंपनी ही थी। लेकिन जब 1857 क्रांति हुआ तो कहा तुम लोग से कंपनी से कुछ नहीं होने वाला है, चलो अब डायरेक्ट हम शासन हम वहां से खुद से करेंगे। तो फिर धीरे 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 फिर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती गई। कुछ ऐसे कार्य जो अंग्रेजों ने किए जिससे रोष पैदा हुआ यहाँ के भारतीयों में, जिस कारण अंग्रेजों के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की, आंदोलन शुरू किया। और धीरे धीरे जब लोग एक होते गए तो फिर हम लोग अपना भारत को आजाद भी किए। तो बाबू बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, क्योंकि ये हमारे भारत से स्वतंत्रता की जो है ये कहानी है इसमें। तो ज्यादा ही मजा आने वाला है आपको। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, ठीक है, बिहार के नीले किसान आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब जैसी क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में आपको जानने को मिलेगा। सो उस हिसाब से तो बाबू जानकारी के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इस चैप्टर को पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, शॉर्ट में कहीं नहीं पढ़ाएंगे, एक जरा भी हम शॉर्टिंग करने का कोशिश नहीं किए हैं। पूरा डिटेल से इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि हमारे भारत की हिस्ट्री है, जाननी चाहिए आप लोगों को कि कहाँ कहाँ पर अंग्रेजों ने क्या क्या किया और किस तरह से जो है यहाँ के लोगों को दमनकारी नीतियों से उन्होंने दबाया था। बातें समझ में आ रहा है? जहां तक कि हम भी कोशिश करेंगे पूरा डिटेल से आप लोगों को समझाने का। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं बाबू, है ना, आप लोगों का लेसन 4, जिसका नाम है आपका भारत में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का अर्थ ही होता है बाबू देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो है एक होने की भावना। ठीक है, यहाँ पर दिया भी हुआ कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, यानी राष्ट्र के प्रति जागृत होना। ठीक है, हमारा देश, जैसे आप देखिएगा, अगर आप समाज के प्रति जागृत हो जाइएगा ना, तो आपके समाज में कोई भी गलत काम हो रहा है तो आप सबसे पहले वहां पर पहुंच के उसका विरोध करिएगा। मुर्दों के भांति सिर्फ देखिएगा नहीं कि जा रहा है 10 ठो लड़का एगो लड़का को मार रहा है, या फिर 5 लड़का एक लड़की को छेड़ रहा है, मुर्दों के तरह देखने वालों का समाज में कोई नाम नहीं होता है। ठीक है, तो यही होता है राष्ट्रवाद, यानी राष्ट्र के प्रति, यानी देश में अन्याय हो रहा है और हम चुपचाप देखे, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। तो ये जो भावनाएं होती है कि हम चुपचाप नहीं देखेंगे, इसी को राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं, जो कि एक लेसन में भी हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। वो हमारा था यूरोपीय राष्ट्रवाद। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि बीच में 2-3 लेसन को हमें स्किप कर देंगे, क्योंकि पहले इनको समझ लीजिए फिर बाद में हम उनको भी देख लेंगे। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद के बाद हमारा जो चैप्टर है कौन सा है? तो भारत में राष्ट्रवाद है। तो भारत में किस तरह से राष्ट्रवाद का भावना का उदय हुआ, इसके पीछे कई कारण थे। धार्मिक कारण है, राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है। इन सब कारणों को देखते हुए हम लोग एक एक करके समझेंगे कि आखिर क्यों यहाँ के लोग क्रांति करने पर उतर आए। कोई तो कोई कारण रहा होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप मान के चलिए किसी एक व्यक्ति आपको रास्ते में कभी गाली दे दे, या फिर कोई
आपके साथ बुरा व्यवहार कर दे तो आप एट अ टाइम लड़ने नहीं लगते हैं, एक दो बार इग्नोर कर देते हैं। फिर वही व्यक्ति आपको दूसरे तरीके से हानि पहुंचाए, फिर वही व्यक्ति आपको तीसरे तरीके से हानि पहुंचाए, आप धीरे 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 बर्दाश्त कर रहे, लेकिन एक ना एक दिन आप क्या करिएगा, बहस हो ही जाता है। तो उसी तरह से जो है अंग्रेजी सरकार यहाँ पर कई तरह से वो अपना नीतियों ला करके भारत के लोगों को दमन कर रहा था, यहाँ सताया जा रहा था। लोग धीरे 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 बर्दाश्त करते गए करते गए करते गए, अंत में क्या होता है, जब वो कहावत आता है ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक दिन फूटना ही पड़ता है। वही कारण है कि कई कारणों से लोगों को अब लगा कि अब इस पे गुलामी से अच्छा है कि मर जाना बेहतर, इसलिए मार के मरो। ठीक है, और उन्होंने संघर्ष छेड़ दिया। ठीक है, और इस तरह से बाबू आजादी हमें मिली है। बातें समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं मिल गई है बातों से। चलिए तो समझा जाए, आपको बता ही दिए कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। ठीक है, ऐसी राष्ट्रीय चेतना का उदय जिसमें राजनीतिक भी हो, आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण का आभास हो। यानी कहने का मतलब गया राष्ट्रीय चेतना का उदय का मतलब हो गया कि राजनीतिक तौर पर भी, यानी पॉलिटिक्स में भी जो है हमारा जो है सहयोग हो, योगदान हो, साथ ही साथ बाबू सामाजिक में भी, समाज यानी समाज में भी हम एक हो, और सांस्कृतिक रूप से भी हम एक हो करके क्या करें, आंदोलन करें, और राष्ट्र के प्रति समर्पित होना ही राष्ट्रवाद का अर्थ होता है। अगर आप लोग से पूछ दे कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है तो ये चीजें आपको लिख देनी है 2 नंबर में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखा जाए, अब 19वीं शताब्दी से पहले, 19वीं शताब्दी से पहले आपको पता ही है कि ऐसे भी भारत जो है अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी बाबू, तो आप लोग याद रखिएगा 1600 ईस्वी में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। कई सारे यहाँ से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, सब्जेक्टिव मिलेंगे, जिसको शताब्दी से पहले जो भारत था वो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। हालांकि ये बातें जो है आजादी के बाद भी थी। आप देखेंगे आजादी के बाद भी कई ऐसे राज्य थे जो कि भारत का हिस्सा नहीं था। ठीक है, जैसे आप देखिएगा हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, पूर्वी स्टेट के तरफ जाइएगा तो हो गया मिजोरम, ये त्रिपुरा, नागालैंड, ये सब जो है बाबू क्या है, भारत का हिस्सा उस समय आजादी के बाद तक नहीं था। ठीक है, इसे आजादी के बाद भारत में मिलाया गया था। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी से पहले तक भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, और उस समय भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले तत्वों का अभाव था। यानी एकता की भावना किसी में नहीं था, सब अपने अपने से मतलब रखता था। तो अलग अलग राज्य में कटा छटा राज्य था। ठीक है, कहीं दूसरे राजा का शासन था तो कहीं तीसरे राजा का शासन था। चलिए, तो फिर धीरे 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 अंग्रेज आया और उन सब पे कब्जा कर लिया। बट के रहेगा, अलग रहेगा तो कब्जा करना आसान होता है, और एक व्यक्ति जैसे 10 व्यक्ति को मारना मुश्किल होता है, एक को मारना आसान हो जाता है। वही बात है कि जो है पहले एकता का भावना नहीं था। ठीक, इसलिए अंग्रेज आकर के कब्जा कर लिया सब पे। अब मान के चलो होता क्या था कि जैसे बंबई पे कब्जा किया तो इधर बंगाल वाला देख रहा है कोई दिक्कत नहीं, वही ना, फिर बंगाल पे कब्जा कर लिया था, इधर तीसरा वाला देख रहा है। यही हो रहा था, ये नहीं कि मिल करके जो है आपस में मिल करके भगा दे उसको, ऐसा नहीं हो रहा था, एकता का अभाव था। चलिए, तो अभी हम लोग देखते हैं राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे। यानी जब भारत में अंग्रेजों का शासन आ गया तो फिर जो है राष्ट्रवाद के जो उदय हुआ, आखिर लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना कैसे जागृत हुई। ठीक है, इन तत्वों को समझेंगे, आखिर वो क्या कारण रही कि जिससे लोग एक हुए, ये पूछेगा आपको। ठीक है, तो जरा समझिएगा। तो आपको पता है भारत में राष्ट्रवाद का उदय विविध शक्तियों और कारणों के संयोग का परिणाम था। यानी विभिन्न तरह का कारण हुआ जिस कारण लोग में यहाँ पर एकता की भावना आई और राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुआ। तभी ना हम लोग जी अंग्रेज को भगा पाए। राष्ट्रवाद की भावना जागृत ही नहीं होता तो फिर अंग्रेज को भगाना मुश्किल होगा। सब अपने अपने लिए जिएगा तो फिर वही होता, हमको क्या हमको क्या हमको क्या वाला बात आता। उसके घर में आग लगा है हमको क्या, उसके घर में लड़ाई हो रहा है हमको क्या। तब आप समाज में कैसे रहिएगा, सामाजिक भावना भी आपके अंदर नहीं है। बात समझ में आ रहा है। अभी देखिएगा कोई आकर के बड़ा जो है दूसरे तीसरे मोहल्ले का कोई आकर के गड़बड़ी करता है दूसरे के यहाँ, तो जाकर के सड़क पे फुसुर फुसुर करेगा, लेकिन जाएगा नहीं, पूछेगा नहीं कि क्या बात है, नहीं है, खुद में डर लगा रहता है, यार उसको छोड़ के कहीं हमको ही ना मारने लगे। ये बातें सभी के लिए अप्लाई होती है। सभी अगर एक साथ मिल करके अगर रहेंगे तो फिर क्या होगा, कोई बाहरी तत्व आकर के कुछ करेगा ही नहीं। वही था हमारे देश के भी साथ, पहले एकता का भाव था, आकर के अंग्रेज
थकुच दिया पकड़ के, यहाँ लूटा, बढ़िया से मारा पीटा, किसान सबको ज्यादा प्रताड़ित किया, खास करके इसमें किसान, मजदूर, पूंजीपति सब वर्ग शामिल था, सबको यहाँ पर जो है अंग्रेज किसी को नहीं बख्शा, ठीक है, सबको चपेटे में ले लिया। फिर धीरे धीरे जब आंख खुला, ना भैया ऐसे नहीं काम चलेगा, अब साथ होना पड़ेगा, तब जाकर के वो लोग साथ हुए और उसमें राष्ट्रवाद की भावना एक हुई। तब जो है कहा अब कुछ नहीं, अब हम तुम नहीं, अब देश के लिए, है ना। आपको पढ़ाए थे ना वसुधैव कुटुंबकम वाला, याद है कि नहीं, अयम निज परो वेति गन्ना लघु छेद साम, है ना, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तो पहले वाला क्या था, ये मेरा है वो उसका है, अंग्रेज का, तुमरो भी कब्जा करेंगे उसका भी कब्जा करेंगे। जब उदार चरित वाला आ गया, जब वसुधैव कुटुंबकम वाला आ गया, तो नहीं वो भी हमरे है ये भी हमरे है, ये हम सब का है, ठीक है, अब तू तीसरा को आने नहीं देंगे। तो वो हाल हुआ, तो राष्ट्रवाद की भावना क्या हुआ, जागृत हुआ। तो जिसके निम्नलिखित कारण है, पहला कारण हम लोग समझेंगे राजनीतिक कारण। आखिर राजनीतिक कारण क्या रही, ऐसा कौन सा कारण था, अंग्रेज क्या किए, ऐसा कौन सा नीति लाया जिस कारण यहाँ पर लोग जो है उनसे रोष हो गए, उनसे जो है गुस्सा हो गए, जिस कारण अंग्रेज को भगाने पे यहाँ के आदमी तुले। तो चलिए समझते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में विभिन्न कारणों का योगदान रहा, यानी बहुत सारे कारण थे, जिनमें से एक प्रमुख कारण आपका कौन सा है, राजनीतिक कारण भी है। और राजनीतिक कारण कहने का मतलब क्या, प्रशासनिक कारणों से। अगर आपको इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, तो बताइए ये सामाजिक कारण होगा कि आर्थिक कारण होगा कि राजनीतिक कारण होगा। सीधी सी बात है, ये राजनीतिक मुद्दा है। इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, नेता को पकड़िए, नेता काम ठीक से नहीं करा रहा है, सामाजिक मुद्दा से कोई मतलब नहीं है। तो कई सारे ऐसे प्रशासनिक कार्य किसमें आते हैं, राजनीतिक मामले बातें हैं। अब देखो राजनीतिक मामले में ही पढ़ने को मिलेगा कि जो यहाँ पर कई सारे ऐसे नियम कानून लगा दिए जहां पे लोगों को जीना मुश्किल तक हो गया था। तो ये सब राजनीतिक कानून के अंतर्गत है। जितने भी कानून बनते हैं आपके भविष्य को लेकर के, या अच्छाई या बुराई, वो सब राजनीतिक कारण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए, तो कहता है कि रहा, परंतु ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों से संबंधित, यानी जो ब्रिटिश सरकार था, इंग्लैंड की जो सरकार थी, ब्रिटेन की जो सरकार थी, उसका जो प्रशासनिक व्यवस्था था यहाँ के लोगों के हित के लिए नहीं था, वो केवल अपना लिए प्रशासन, सब कुछ जो भी किया अपने हिसाब से किया। आप आगे पढ़िएगा हिस्ट्री में 11th-12th में, बंगाल का जो नगर नियोजन था वो अपने हिसाब से किया, बंगाल में जो कोठरी वगैरह सब बना गोदाम वो अपने हिसाब से बनाया, दार्जिलिंग शहर की भी स्थापना अंग्रेजों ने ही की थी, वो भी अपने हिसाब से किया, रेलवे की शुरुआत मुंबई में किया था, वो भी अपने हिसाब से किया था, सब अपना सुविधा के लिए किया था, रोड बनवाया था अपना जाने आने के लिए, हर चीज वो अपने हिसाब से किया। यहाँ के लोगों को तो बाबू जो है ना, जो सरकारी नौकरी होती है ना, उसमें भी फॉर्म तो भरता था लेकिन उसको फेल कर दिया जाता था। ऐसे ऐसे घटना हालात हुए, अभी पढ़िएगा आगे, तब ना लोगों में क्या हुआ कि अब ना इसको हटाना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग राजनीतिक कारण, समझ में आ रहा है बच्चा लोग। चलिए सन 1858, देखिए एक एक ईस्वी जो आपको दिया गया वो बहुत वीवीआई है। 1858 में महारानी विक्टोरिया। अब देखो 1858 यानी इससे पहले एक साल आपको पता है 1857 की क्रांति हुई थी, आपको पता है 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है। और इस 1857 की क्रांति में ही, ठीक है, 1857 की क्रांति में आपको पता है कि ये शुरुआत कहां से हुआ था, तो मेरठ से शुरुआत हुआ था। ये शुरुआत कहां से हुआ था, मेरठ से हुआ था, जिस जो ये फैलते फैलते पूरा झांसी, कानपुर, लखनऊ, बिहार, ये बंगाल तक पूरा फैला था। और इसमें भी आपको पता है कि इसमें भारतीयों की हार हुई थी, बात समझ में आ रहा है। इसके भी कई सारे कारण थे 1857 की, अभी आप लोग पढ़िएगा 11th-12th में जाइएगा तब पढ़िएगा 1857 की क्रांति, ठीक है। अभी हम लोगों को भारतीय इतिहास पढ़ना है, ये पहले का इतिहास हम लोग नहीं देखेंगे। तो 1857 की जब क्रांति हुई थी तो अंग्रेजों की जीत हो गई थी। अंग्रेज जो है ब्रिटेन से जो है वो हथियार से लैस आदमियों को मंगा करके यहाँ पर एक एक करके गोली से मारना शुरू कर दिया, सब लोग ऑल थम गया, पूरा भारत में जो क्रांति हो रही थी, आंदोलन हो रहा था, सारे के सारे थम गए। इसके कई सारे कारण थे बाबू, क्योंकि जो कारण ये था, हम लोग 1857 की क्रांति इसलिए हार गए क्योंकि यहाँ पर जो था क्रांति तो हो रही थी, सब लोग अंग्रेज को मार रहे थे, लेकिन क्यों मार रहे थे यही पता नहीं था। कहने का मतलब ये हो गया कि हम अपने देश के लिए मार रहे हैं कि कोई बात नहीं था। झांसी की रानी अपना राज बचाने के लिए लड़ रहा था, नाना साहब उसको पेंशन बंद कर दिया था, पेंशन लेने के लिए लड़ रहा था, हर कोई अपने अपने लिए लड़ रहा था, यानी किसी का मकसद देश के लिए नहीं था। देश के लिए रहेगा तब ना एकजुट होगा, उसको पेंशन मिलना शुरू हो गया, वो क्या होगा, वो निकल जाएगा आंदोलन से। तो यही था, और अंग्रेज यही सब फायदा उठा करके कुचल दिया, यहाँ को दमनकारी तरीके से जो है यहाँ पर
1857 की क्रांति को दबा दिया गया। तो जब 1857 की क्रांति से पहले शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी कंपनी का शासन था, लेकिन 1857 के बाद जैसे ये क्रांति समाप्त होती है, 58 में तो झांसी की रानी की मृत्यु की हो ही जाती है, उसको भी मार दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तब उसके बाद कहा की महारानी देख रहे हैं, विक्टोरिया की महारानी अभी घोषणा करती है, क्या करती है, ये घोषणा करती है विक्टोरिया की महारानी, कंपनी का तुम लोग से शासन वोसन नहीं होगा, अब डायरेक्ट शासन यहाँ से होगा, इंग्लैंड से। अब वो डायरेक्ट शासन इंग्लैंड से हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? इस देश का शासन देश से ही ना होना चाहिए, वो इंग्लैंड से कर रही है। जो भी कुछ करना होगा इंग्लैंड से वो करेगी, जो भी करना है इंग्लैंड भेजिए जाइए। अब दिक्कत है। तो वो साथ ही जो है राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया, यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गई, ठीक है। अब वो वहां से शासन करने लगे। फिर देखिए 1878 में लॉर्ड लिटन आपको पूछेगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या होता है, समझाएंगे अभी आगे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव, जहां जहां क्वेश्चन आ रहा है हम आपको बताते चल रहे हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बाबू कब हुआ था, 1858 में जो है यहाँ पर लागू हुआ था। अब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या किया था, अब आपको बताते हैं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में कहा था कि कोई भी प्रेस वाला, मीडिया वाला जो खबर छापता है, मीडिया वाला सरकार से पूछे कोई चीज छापेगा नहीं। अब सरकार गलतियों करे तो उससे जाके पूछो, ठीक है। तो कई सारे जो है बाबू यहाँ पर जो मतलब प्रेस वाले थे वो दब गए, मतलब क्या करेगा सर। अब कहा कि अगर तुम गलत फलत छापोगे सरकार के, अगर बिना सरकार से पूछ ले छापो कुछ खबर, तुम्हारा लाइसेंस से रद्द कर देंगे। अब बिना लाइसेंस का चला पाइएगा कोई चीज नहीं होता है। तब कितना अखबार वाले मतलब दब गए, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन कुछ कुछ ऐसे अखबार वाले थे, लाइसेंस रद्द करेगा करो, हम राष्ट्रवाद की भावना तो उसमें हम छापेंगे, अगर आप गलत कर रहे हैं तो हम छापेंगे लिखेंगे ही, ठीक है। तो 1800 याद रखिएगा 78 में लॉर्ड लिटन, कौन लगाया था, लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जारी कर दिया, और जिस कारण प्रेस पर काफी प्रतिबंध लग गए, यानी कोई खबर सरकार के विरुद्ध छाप ही नहीं सकता था, इस तरह का प्रतिबंध लग गए। बताइए, सरकार गलत नीति करेगा तो छापेगा ही नहीं, तो उसका मनोबल बढ़ेगा। और उस समय सरकार में कौन था, अंग्रेज थे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। कहता कि सन 1889 ठीक है, 78 के बाद देखिए ये है 79, यानी 1879 में आर्म्स एक्ट जारी हो गया। फिर क्या किया, आर्म्स एक्ट लगा दिया, जिसके द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया। यानी कहा कि आर्म्स एक्ट लागू कर दिया, कानून लाया, कहा कि भारतीय जो हथियार उथियार रख रहा है ना, ये इलीगल है, पकड़ो इसको, बंद करो, जेल में मारो। अंग्रेज रख सकता है, भारतीय हथियार नहीं रख सकता है, मार देगा ना गोली, उसको ठोक देगा पीछे से खोपड़ी में। तो क्या किया, ये आर्म्स एक्ट लागू कर दिया। क्यों भाई, भारतीय लोग अस्त्र नहीं रख सकता है। देखो कितना हरामी है वो सब, ठीक है। ये सब कहानी कर रहा था, तो लोगों में गुस्सा नहीं उठेगा कि तोरा अंग्रेजवा है, सब चलवा चटिया रखेगा बंदूक, हम कुछ नहीं रखेंगे, हम चक्कू नहीं रखेंगे। वो सब भी आर्म्स एक्ट पूरा, कोई भी अस्त्र, बंदूक बंदूक तो बाबू दूर की बात है, चाकू भी नहीं रख सकते हो, वो भी इलीगल है आर्म्स एक्ट। हालांकि अभी भी भारत में है कि वो ये बंदूक वगैरह सब रखना इलीगल है, आर्म्स एक्ट अभी भी लागू है। लेकिन उस समय तो चूंकि अभी तो गवर्नमेंट हम लोगों के भलाई के लिए ना कर रही है, क्योंकि अगर ये हथियार रखना लीगल होता तो आप पते है आपको, एक को गाली दिया ठोक देगा, दिक्कत है, समस्या है, तो इलीगल है। और उस समय आर्म्स एक्ट क्यों लागू किया गया था, ताकि भारतीय हथियार नहीं रख सके और अंग्रेज रख सकता है। तो ये तो मतलब दोगलापनी हुआ ना, सीधे कह लो यहाँ पर, बात समझ में आ रहा है। तो यही चीजें हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये कटकरा वर्ड यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको देख करके ही खून खोलता है। चलिए फिर 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल पास किया गया। अब इसमें क्या हुआ कि राष्ट्रवाद को बल मिला, यानी ये लोग मिल करके एक बिल पास करा, इल्बर्ट बिल। इस बिल का उद्देश्य भारतीय यूरोपीय व्यक्तियों को फौजदारी मुकदमों की सुनवाई समान न्यायालय में करना था, और उसे विशेषाधिकार को क्या करना था, समाप्त करना था। यानी यूरोपीय जो व्यापारी थे उसको जो विशेष अधिकार था उसको समाप्त करना था, और यूरोप के निवासियों को अब तक जो प्राप्त था, यानी अब तक जो विशेष अधिकार प्राप्त था उसको क्या करना था, समाप्त करना था, बस यही था। और उनका जो था केवल यूरोपीय जज ही मुकदमा सुनते थे, लेकिन नहीं, अब इस बिल के बाद अब जो है उसका भी जो है यूरोपीय जो व्यापारी थे, यूरोपीय जो लोग थे, अब उसका भी जो है मुकदमा कहाँ होगा, समान न्यायालय में होगा। ये बातें था इस इल्बर्ट बिल में।
चलिए इल्बर्ट बिल के बारे में पूछेगा, कब पारित हुआ, तो ये सब आप लिख दीजिएगा। जितना भी है ये सारा रेड रेड में किए हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर से आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे समझा जाए चीजों को। अब सन 1899 फिर 99 ईस्वी में क्या किया, इसमें लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट जारी किया। कौन किया, लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट जारी किया। अब इसमें क्या कहा कि जिससे नगर पालिका में निर्वाचित सदस्य की जो संख्या है, यानी नगर पालिका जो आप लोग देखेगा मेयर वगैरह सब में जो निर्वाचित सदस्य था, यानी भारतीय लोग थे, अब वो जनता के द्वारा निर्वाचित था, उसको एक एक करके हटाना शुरू किया। कहा तुम इलीगल हो, तुम काम नहीं करते, हटो, और अपना आदमी को बैठा दिया, अंग्रेज को बैठा दिया। अब लोग गुस्साएगा ही ना, भाई तुम अपने आदमी को बैठा रहे हो। तो ये सब कारण धीरे 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 लोगों में क्या पैदा कर रहा था, रोष पैदा कर रहा था। और एक दिन यही बन करके बरसात बन करके फूटा अंग्रेजों पे। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए कॉर्पोरेशन एक्ट पारित किया, जिसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी की गई और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में क्या की कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। यानी जो बिना निर्वाचित होकर के आए थे, बिना जनता के द्वारा चुन करके आए थे, उसको जाकर के भर्ती ले लिया। यानी साफ तौर पर, मोटे मोटे तौर पर कहो, नौकरी में एग्जाम दे करके पास हुआ वाला को छांट दिया और घूस ले करके भर्ती कर दिया। तो गुस्सा आएगा ही ना जी, अभी भी हमको गुस्सा आ रहा है ना, जहाँ घूस लेकर के भर्ती करता है। तो समझ में आ रहा है, पढ़ा लिखा कहाँ जाएगा, जिसके पास मेरिट है वो कहाँ जाएगा, पैसा वाला लेके चल जाएगा। तो ये गलत है, बात समझ में आ रहा है। यही किया। चलिए आगे देखते हैं। फिर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम, तो एक कानून फिर लाया विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विद्यालय पर सरकारी नियंत्रित बढ़ा दिया गया, मतलब सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। अब सरकार विश्वविद्यालय को अपने नियंत्रण में ले रही, यानी अंग्रेज सरकार अपने नियंत्रण में ले ली, वो भी समस्या है। पहले यहाँ के लोगों के पास नियंत्रण तो सरकार ले लिया। फिर 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया लॉर्ड कर्जन। अब बंगाल चूंकि बहुत उस समय बहुत बड़ा हिस्सा था, है ना। आपको पता है 1911 ईस्वी में आपको पता है बंगाल बिहार का विभाजन होता है, यस या नो, याद रखिएगा, ठीक है। और 19 चूंकि उस समय बंगाल कहने का मतलब हो गया बिहार, ये झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, 4 स्टेट एक हुआ करते थे। सोचिए ना, 4 स्टेट मिल करके केवल एक स्टेट हुआ करता था बंगाल, धनी भी राज्य था बंगाल, ठीक है। अब उसको बंगाल में क्या कर दिया, सांप्रदायिकता के आधार पर बांट दिया। यानी चूंकि बंगाल में हिंदू मुस्लिम दोनों थे, ठीक है। तो अब क्या कहा कि किसी तरह से फूट डाल करके कि हिंदू को अलग कर दिया, मुस्लिम को अलग कर दिया, क्योंकि जानता था कि अगर लड़ाएंगे तब ये कब्जा कर पाएंगे। और सांप्रदायिकता के नाम पर लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। ये क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, सांप्रदायिकता के आधार पर, ठीक है। तो 1905 ईस्वी में कौन किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। और यह कह करके कर दिया कि प्रशासनिक सुविधा होगी, यानी हम अब विभाजन करेंगे ना तो हम देख रेख अच्छा करेंगे, मुस्लिम को ज्यादा इधर देंगे, इधर हिंदू को लाभ दे देंगे, इधर इसको लाभ दे देंगे, मतलब उलझा करके विभाजन कर दिया। ने कहा कि तुम अलग जात रहेगा तो एक जो भी लाभ देंगे हम तुमको अलग ना दे देंगे, अलग रहेगा तो मतलब देने में आसानी होगा। तो वही कुछ कुछ पढ़ा फुसला करके प्रशासनिक व्यवस्था अच्छा हो कह करके क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। इससे भारतीयों में काफी क्या हुआ, रोष पैदा हुआ और राष्ट्रवाद की फिर भावना भी जगी। तो ये बाबू देख रहे हैं धीरे 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 ये सब कारण था जो अंग्रेज प्रशासनिक चीजों में सुधार करते गया और अपने लिए करते गया, भारतीयों के लिए नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर 1907 ईस्वी 5 के बाद 2 साल के बाद देशद्रोही सभा अधिनियम, सभाओं पर रोक लगाने के लिए क्या किया, 1910 में एक इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वालों को दंडित करने के लिए पारित कर दिया। यानी 1910 ईस्वी में फिर एक प्रेस एक्ट जारी कर दिया कि जो अंग्रेजों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ उत्तेजित बात लिखेगा। उत्तेजित बात कहने का मतलब ऐसा बात लिखना जिससे पढ़ करके लोगों को गुस्सा आ जाए, उत्तेजित बात। यही सब पेपर वाला सब करता था कि अंग्रेज ये किया, भारत वालों को इस तरह से, मतलब ऐसा ऐसा बात लिखता था कि भारतीयों को पढ़ के खून खोल जाता था। अब कहा अंग्रेज सोचा कि चुट्टा ही तो बर्बाद कर देगा ऐसे में, ठीक है, क्योंकि भारतीय पढ़ के गुस्सा आ रहा था। तो कहा कि रुको, तुमको एक प्रेस एक्ट जारी किया और जो है उसको क्या किया, दंडित करने के लिए प्रावधान कर दिया, जो भी सब बात लिखेगा उसको दंड देंगे। सोचे ऐसा ऐसा प्रावधान लागू कर रहा था भारतीयों पर, ठीक है। बातें क्लियर है, आगे समझा जाए चीजों को। फिर कहता है कि लॉर्ड डलहौजी, बाबू ये कौन थे, लॉर्ड डलहौजी की आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी जी की संरचनात्मक योजना के हिसाब से यही जो है क्या किए थे,
मतलब रेलगाड़ी जो चला था, आपको पता है कि फर्स्ट टाइम 1853 ईस्वी ईस्वी नहीं दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई, याद रखिएगा 1853 ईस्वी। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 ईस्वी। किसके नेतृत्व में? लॉर्ड डलहौजी, यानी अंग्रेज थे ये, लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में शुरू हुई थी। फिर टेलीग्राफ लाइन एवं व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था की भी इन्होंने क्या किया? शुरुआत किया। ठीक है, ये सब व्यवस्था का शुरुआत किया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति ने, फिर अंग्रेजी शिक्षा आया, इंग्लिश मीडियम स्कूल सब खुलने लगा, धीरे धीरे लोग जागरूक होने लगे। ठीक है, और राष्ट्रवाद के उदय में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे प्रजातंत्र में आधुनिक प्रगति की जानकारी मिली। धीरे धीरे लोग जो है विदेशों के बारे में जानना शुरू किया, और जब विदेशों से जो है, आपको पता है फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी, तो सबसे पहला तो राष्ट्रवाद वही हुआ था, राष्ट्रवादी आंदोलन फ्रांस में हुआ था। धीरे 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 फ्रांसीसी क्रांति का जो राष्ट्रवादी आंदोलन था, उनको यहाँ के भी लोगों ने देखा, कहा कि किस तरह से फ्रांस में जो राजा का शासन समाप्त किया गया, उसी तरह से यहाँ भी क्रांति करेंगे। और धीरे धीरे लोगों में, तो पहले से तो कारण था ही, और फिर जो है उनको नई नई जानकारी भी मिलती गई, और धीरे धीरे लोगों में क्या हो गया? एकता की भावना हो गई और राष्ट्र की भावना होते गया। और जो है लोग सोचा कि अब अंग्रेजों को हटा ही देना है। तो ये था बाबू कौन सा कारण? आपका राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में हम लोग देखें कि किस तरह से प्रशासनिक सुधार के नाम पर लोगों को अलग कर रहा था, लोगों को लाभ से वंचित कर रहा था। धीरे धीरे इसके फलस्वरूप लोग एक हुए, और ये क्या हुआ? राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। चलिए अब अगला देखते हैं, आर्थिक कारण। तो राजनीतिक कारण को हम लोगों ने समझ लिया, अब आर्थिक कारण समझते हैं कि आर्थिक कारण क्या रही थी कि यहाँ के लोगों ने जो है राष्ट्रवाद की भावना उनमें जागृत हुई, और जो है वो देश को आजाद करने के लिए एक हुए। तो भारत में अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई, यानी भारत में जो अंग्रेजों ने जो आई, तो आर्थिक नीतियां केवल अपने लिए अपनाई थी, भारतीय लोगों के लिए नहीं। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि और कुटीर उद्योग में काफी क्षति पहुंचा। यानी यहाँ के जो भारत के जो छोटे छोटे उद्योग थे, कुटीर उद्योग या फिर कह लीजिए कृषि उद्योग, लघु उद्योग, ये छोटे छोटे उद्योग थे, जिसमें जो गांव के लोग होते थे वही मिल करके कुछ कुछ सामान बनाते थे, हाथ से बनाते थे और उसे बेचा करते थे। लेकिन इंग्लैंड में हो गई औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। अब यानी बड़े बड़े स्तर पर मशीन आ गए, और जब मशीन आ गए तो सामान किससे बनने लगा? मशीन से बनने लगा। तो मशीन से सामान बनता है तो तेजी भी बनता है, जल्दी भी बन जाता है, और ज्यादा बनता है। तो ज्यादा बनता है तो कीमत कम हो जाता है। कोई भी चीज अगर जल्दी जल्दी बनेगा, तेजी से बनेगा, तुरंत बन जाएगा, तो कीमत कम होगा। हाथ से बनाया हुआ चीज का टाइम भी लगता है, मेहनत लगता है, तो कीमत ज्यादा होता है। तो यहाँ छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग थे, लघु उद्योग थे, इन सब में टाइम ज्यादा लगता था कोई भी चीज बनाने के लिए। और इंग्लैंड में हो गई औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड से माल आ गया कहाँ पर? अंग्रेज लोग मंगा करके भारत में बेचता था, वो माल सस्ता होता था, अंग्रेजी व्यापारी लोग। यहाँ भारतीय जो व्यापारी थे, यहाँ का सामान महंगा होता था, तो जिस कारण भारत का सामान कोई खरीदता ही नहीं था। तो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जो लोगों के पास था वो तो गया, खत्म हो गया। तो ये सब भी नीतियां थी। और तो और बाबू, यहाँ जो बेचता था सामान, जैसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग वाला छोटा छोटा हाथ से जो सामान बना के बेचते थे, तो इन सब पे टैक्स दो, सामान बेचोगे तो टैक्स दो। लेकिन इंग्लैंड से जो आता था उसमें कोई टैक्स नहीं। क्या है ना? तो ये सब चीजें हैं, और कहा होता है ना, बाप का माल समझ के रखे हो, है कि नहीं है? तो यही बातें था, टैक्स नहीं लेता था, जबकि यहाँ पर टैक्स दिया जाता था। तो इन सब समस्याओं के कारण क्या हुआ बाबू? धीरे 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 लोग क्या हो गए? व्यापारी वर्ग भी, किसान वर्ग भी, कृषि उद्योग, लघु उद्योग से संबंधित जितने भी लोग थे, सब धीरे धीरे एकजुट होने लगे, और सबके मन में अंग्रेजों के प्रति रोष पैदा हो गया। हम इसको मार के भगाना ही है, बहुत खचरा इसे कर रहा है कि नहीं है? चलिए आगे समझा जाए। फिर कहता है, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप किसानों, कामगारों यानी जो मजदूर थे, एवं अन्य वर्गों की स्थिति निरंतर बिगड़ती चली गई। इन सब की जो है स्थिति बद से बदतर हो गया, खराब होता चला गया, भूखों मरने लगे सब। ठीक है, अंग्रेजों की कृषि नीति मुख्य रूप से अधिकतम भू राजस्व एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रेरित थी। यानी जो अंग्रेज जो कृषि नीति लाया था, यानी जो टैक्स वसूलता था, वो केवल और केवल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में टैक्स वसूले, इसीलिए वो केवल भू राजस्व नियंत्रित नीति लाया था। यानी उसका कोई मकसद नहीं था कि किसानों की स्थिति ठीक हो, वो केवल टैक्स चाहता था, लगान चाहता था। ठीक है, किसानों से उसको कोई मतलब नहीं था। बातें क्लियर है? चलिए आगे समझा जाए। फिर कहता अस्थाई बंदोबस्त के नाम पे,
है ना। अस्थाई बंदोबस्त के नाम पे जमींदारों के एक निश्चित भू राजस्व कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। यानी अंग्रेज आया, कहा कि ठीक है, आप भूमि में जो कर दोगे, टैक्स दोगे, हम तुमको फिक्स कर देते हैं, तुमको साल में इतना ही टैक्स देना है। यानी इसी को कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त। और अस्थाई बंदोबस्त की जिम्मेदारी जमींदार को दे दी, कहा कि तुम्हारे अंदर जितना भी किसान है सबसे साल में इतना टैक्स वसूल करके जमा करोगे, नहीं तो सबका जमीन छीन लेंगे या मारपीट करेंगे, अदर अदर चीजें करेंगे। तो एक निश्चित राशि जो थी जमींदारों को, किसानों को देनी होती थी। तो इसमें जमींदार भी चुट्टा मनमानी करता था। अब मान के चलिए ऐसे, अब अंग्रेज कहा कि देखो भाई, अंग्रेज कहा जमींदार से, क्योंकि टैक्स वसूलने का जिम्मा किसको दे दिया, जमींदार को। तो अंग्रेज कहा कि देखो भाई जमींदार साहब, हम तुमको साल में 60 रुपया ही लेंगे टैक्स के नाम पे। तुम्हारे यानी एक जमींदार के क्षेत्र में जितना भी जमीन किसान आते थे, उससे टैक्स के रूप में कितना रुपया लेंगे, 60 रुपया लेंगे। ठीक है, हमको सालाना 60 रुपया मिल जाना चाहिए, तुम जानो जैसे जानो वसूलना है, नहीं तो तुम अपना घर से भरना। ठीक है, तो जमींदार को 60 रुपया देना था, किसको, अंग्रेज को। ई मनमानी किया, गया किसान के पास, अभी फिक्स कर दिया था कि 60 रुपया लेना है। ई कहा कि चलो चलो 80 रुपया निकालो, 80 रुपया निकालो। सब किसान को प्रताड़ित करता था इससे, जमींदार भी 80 रुपया निकालो, 80 रुपया। उसको देना कितना है, 60 देना है, 20 रुपया किधर गया इसके पैकेट में। तो इस तरह से किसान और प्रताड़ित हो रहे थे बाबू, और किसान कर्ज में डूबता जा रहा था। ऐसा ऐसा सब स्थिति था। फिर जब अंग्रेज को पता चला कि किसान नहीं दे पा रहा है इस तरह का, अंग्रेज को पता चल गया कि छोटा 20 रुपया गपोच रहा है अपने, तो फिर क्या किया, कारू को अस्थायी बंदोबस्त खत्म कर दिया। तो फिर रैयतवारी व्यवस्था आया, महलवारी व्यवस्था आया। ये सब आप लोग जो है, ये भूमि बंदोबस्त का व्यवस्था था, वो सब आप लोग पढ़ लीजिएगा बाद में। ठीक है, ये हिस्ट्री का ही है। चलिए, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जमींदार किसानों से उससे कहीं अधिक लगान वसूल करते थे। देखो है ना, जमींदार जो था किसानों से ज्यादा वसूल करते थे। फिक्स कर दिया इतना, और ले रहा था ज्यादा, किसान और फ्री थे, करते थे जितना कि इन्हें सरकार को देना होता था। यानी जितना सरकार को देना था उससे ज्यादा वसूलता था। तो किसान का क्या होगा, हालत खराब होगा ही। तो चलिए आगे देखा जाए। जब भी किसान जमींदार या महाजनों द्वारा शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते थे, तब सरकार नकदी फसलों जैसे नील, कपास, गन्ना आदि की उगाही पर अपना मनमानी कर देते थे। यानी जब किसान आवाज उठाता था, जमींदार आवाज उठाता था, या फिर कोई जो है महाजन आवाज उठाता था अंग्रेजों के विरुद्ध की ये शोषण कर रहे हैं आप मेरा, आप हमसे ज्यादा ये कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर अंग्रेज का रुको, तुम आवाज उठाता है। जो भी नकदी फसल था उस पर अपनी जो है क्या कर रहा था, चूंकि सारा शासन की व्यवस्था अंग्रेजों के पास थी, और अपना मनमानी ढंग से उसको क्या करता था, चलो खेती करो। अब नकदी फसल, नकदी फसल वे फसल होते हैं बाबू जिससे सीधे बाजार में बेच करके रुपया आता है। जैसे गन्ना, गन्ना देखे हैं जी, शुगर कैन, आप लोग जो जिससे चीनी बनता है, शक्कर बनता है, क्या करते हैं उसको घर में काट करके ट्रंक में जमा करके रखते हैं, नहीं ना। गन्ना डायरेक्ट खेते में कटा, बाजार में बेचे, पैसा आ गया। जूट, पटवा देखे हैं ना जी, जो जूट का जो बोरा देखे हैं, वो क्या होता है, उसको भी खेत से डायरेक्ट, मतलब जो भी हो प्रक्रिया, उसको स्टोर करके नहीं रखते हैं। तो ये सब नकदी फसल का था। तंबाकू, कपास, ये सब नकदी फसल है। ठीक है, कैश क्रॉप्स, इससे डायरेक्ट पैसा आता है, कैश यानी नगद आता है, तो नकदी फसल हो गया। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है आपको नकदी फसल, ज्योग्राफी सब में देख लीजिएगा नकदी फसल किसे कहते हैं। तो वही फसल जिससे डायरेक्ट नगद की प्राप्ति होती है, तो नकदी फसल। तो इस सब पे कहा कि तुम लोग को यही फसल करवाएंगे, और किसान को इससे फायदा नहीं होता था, क्योंकि नकदी फसल डायरेक्ट अंग्रेज ले लेता था। चावल दाल गेहूं वाला तो जो है किसान खाता, वो रख लेता था। कहा कि नहीं, वो सब लगाने नहीं देंगे, यही सब लगाओ। मनमानी करता था, जबरदस्ती लगवाया जाता था। तो ये सब स्थिति था उस समय। ऊपर से बरसात के भरोसे रहता था, राम भरोसे रहता था यहाँ के किसान। बरसात हुआ तो ठीक है, फसल हुआ, नहीं तो ऐसे बर्बाद हो गया। क्योंकि ना कोई पटाने की जो है खेतों में पानी देने की व्यवस्था थी, कोई भी चीज का व्यवस्था नहीं था, राम भरोसे खेती होता था। अभी ना आधुनिक तरीके से फर्टिलाइजर्स देखोगे, खाद मैन्योर वगैरह सब आ गया है। आधुनिक तरीके से ड्रिप तंत्र करके या फिर बोरिंग वगैरह सबके मदद से हम लोग खेतों में पानी डाल देते हैं। लेकिन उस समय ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं था। मानसून आया तो ठीक है, नहीं तो फसल बर्बाद। सोचिए ना, कितना मेहनत से बीज ला करके महाजन से कर्जा लेकर के किसान फसल रोपता था, और बरसात नहीं हुआ, जड़ गया। अंग्रेजवा तो उसको तो टैक्स चाहिए सालाना, तो फिक्स कर दिया है। अब फसल होगा, किसान को बेच के देगा, तभी है ना। कभी कभी मौसम अच्छा नहीं होता था ना बाबू, फसल खराब हो जाता था। अंग्रेज कर्जा ले लेता था महाजन से। अब महाजन कर्जा कैसे देता था, ऊंचे ऊंचे ब्याज दर पर। ठीक है, ब्याज दर देखे ना, अभी आप लोग आसपास घर, गांव घर में कर्जा मांगने जाइएगा, 10 टकिया ब्याज चलता है, वो तो और लुटता है कि नहीं है, बात समझ में आ रहा है। और ऊपर से जमीन का कागज रख लेता था किसान का। अब
किसान तो पहले से कर्जा में था, ऊपर से फिर कर्जा ले लिया। एक तो अंग्रेज को टैक्स दे नहीं पा रहा था, फिर महाजन से कर्जा ले लिया, जबकि महाजन भी ये बात जानता था कि नहीं चुका पाएगा, जमीन का कागज जो ले लिया। अब नहीं चुका पाया कि निश्चित राशि हुआ, जमीन छोड़ो, भागो, हटो, जमीन छीन लेता था। ये सब दुख था किसानों के साथ। बात समझ में आ रहा है? ऐसे सब स्थिति थी। क्लियर है चीजें? आगे बढ़ते हैं। तो उगाही पर मनमानी कीमतों पर करवाती थी और इन फसलों का प्रयोग अंग्रेज अपने उद्योगों में कच्चे माल के रूप में करते थे। आगे देखा जाए, कपास और नील उपजाने वाले किसान इस नीति से अधिक पीड़ित थे। यानी जो कपास उपजाता था, नील उपजाता था, कपास देखो क्या करता, किसान थोड़ी ना वस्त्र बनाता कपास का, वो डायरेक्ट अंग्रेज लेके चल जाता था। नील नील तो बाबू सबसे बड़ा समस्या था। नील की खेती जिस भी खेत पर होती थी ना, वो खेत बंजर हो जाता था, उस भूमि पर कोई फसल ही नहीं होती थी, ऐसा स्थिति था। आपको तो बताएंगे आगे, जब आपको पढ़ा रहे इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे, तिनकटिया व्यवस्था बिहार में लागू था, है ना। तब ना महात्मा गांधी आए 1917 ईस्वी में चंपारण में, और चंपारण का आंदोलन किया था। पूछेगा आपसे, चंपारण आंदोलन के बारे में लिखे, आगे पढ़ाएंगे। और तिनकटिया व्यवस्था को समाप्त किया गया, जिस पर नील की खेती होती थी, अंग्रेज नील की खेती करवाते थे। तो ये सब स्थिति था बाबू भारत के समय। समझ में आ रहा है? बहुत अंग्रेज जो है यहाँ पर बर्बाद कर रहे थे इन सबको। मजदूर कामगारों को भी अनेक मुसीबत का सामना करना पड़ा था। जो मजदूर था, जो कामगार थे, उनको भी कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। यानी सबका जीना हराम करके रखा था अंग्रेज। तो काहे न कहोगे, मरने से अच्छा है कि चलो मार के ही, है ना, जो है मरा जाए। चलिए आगे समझते हैं। अंग्रेज ने भारत में बने कपड़ों के निर्यात पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए। अभी जो टका की जो है, देखो अंग्रेजवा क्या किया कि भारत में जो कपड़ा बनता था ना, भारत में जो जो वस्त्र बनाए जाते थे, निर्यात पर रोक लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। निर्यात का मतलब था भेजना, कोई देश को भेजना। अब यहाँ जो कपड़ा बनता था दूसरे देश को नहीं भेज सकते, काहे भाई, अपना बना के भेज सकते हो। तो यहाँ के व्यापारी लोग, किसान लोग तो परेशान होंगे ही ना। तो कई सारे प्रतिबंध लगा दिए, ठीक है। जबकि इंग्लैंड से मशीन से बने कपड़ों की भारत में बिक्री पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। यानी जो इंग्लैंड में जो मशीन से बनता था कपड़ा, भारत में धड़ल्ले से बेच रहा था, उस पर कोई प्रकार का टैक्स नहीं। यानी बाबूजी का राज समझ करके पूरा भारत में राज कर रहा था, है कि नहीं है? यहाँ का लोग था ही बेवकूफ। जब फले ही आया, जब एकाधिकार प्राप्त हुआ, तो तुम काहे नहीं रोके? यहाँ राजा का शासन था। जब कर्नाटका का युद्ध हुआ, मैसूर का युद्ध हुआ, उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता में आ गई, पूरे कर्नाटका पे कब्जा कर लिया, तो क्यों आंख नहीं खुली? तो ये सब चीजें थी, गलतियां यहाँ भी रही। जब कब्जा कर लिया तब हो रहा है यहाँ पर, है ना, क्रांति। तो चलिए यही सब चीजों को समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बाबू एक चीज तो है कि कहीं ना कहीं गलतियां होती है, तभी कोई तीसरा आकर के जो है फटक जाता है बीच में, है कि नहीं है? तो उन सब गलतियों को हमेशा बचना चाहिए, और अंततः परिणाम यही निकलता है कि फिर देख लो, आपको पता ही है परिणाम क्या निकला। फिर एकजुट हुआ और तीसरे को मार के भगा दिया गया। चलिए समझिए चीजों को, ठीक है। चलिए 1882 ईस्वी में यही यही चीजें हैं, हमारे रियल लाइफ में भी होता है कि नहीं है। तीसरा एंटर करता है, दो लोगों के बीच झगड़ा करके वो कब्जा कर लेता है, ठीक है। जब बाद में अकल खुलता है तो फिर उसको भगा दिया जाता है। चलिए 1882 ईस्वी में सूती वस्त्रों पर से आयात कर हटा लिया गया। यानी जो सूती जो वस्तु था, वो जो दूसरे देश से आता था भारत, आयात कर भी हटा दिया। यानी दूसरे देश के लोग धड़ाक से धड़ल्ले से व्यापार कर सकते थे, कोई टैक्स नहीं। अभी आप लोगों को पता है कि हम लोग कई तरह के टैक्स देते थे। अगर कोई वस्तु बिहार में बनी है ना, आप झारखंड में बेचिएगा ना, तो SGST देना होगा। जीएसटी भी कई प्रकार के होते हैं, CGST, SGST, ठीक है। तो SGST देना होगा, स्टेट GST। हम बिहार में ना बनाए हैं, अब कहाँ पे बेच रहे हैं? झारखंड में। चले झारखंड सरकार को टैक्स दीजिए। सोचिए, यहाँ तो दूसरे देश से आ रहा था, तो उस पर से टैक्स हटा दिया। सोचिए, ठीक है। भारत में बिक्री पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। यहाँ पर 1882 में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया। भारत में मशीन से बना सामान इंग्लैंड से आता था, क्योंकि भारत में सामान कहाँ से आता था? इंग्लैंड से आता था। और यहाँ पर कारखाना लगाए जाने की प्रक्रिया मतलब क्या थी? बहुत धीमी थी। यानी अंग्रेज चाहता ही नहीं था कि यहाँ पर भी क्या लगे, फैक्ट्री लगे। फैक्ट्री लगेगा तो मजदूर को काम मिलेगा, मजदूर पे काम मिलेगा तो फैक्ट्री लगेगा तो सस्ता हो जाएगा, है कि नहीं है? कहेंगे, क्योंकि आप कोई भी चीज बगल में फैक्ट्री लग जाएगा तो सस्ते ना खोजिएगा। और दूर से आएगा तो आपको पढ़ा देगा, दूर से आ रहा है, इस सामान इतना बनता है, ट्रांसपोर्ट है, ये है, रख रखाव चार्ज है, दो इतना रुपया। अब अंग्रेज चाहता है नहीं था कि यहाँ फैक्ट्री लगे। यही कारण है भारत पिछड़ा है, हर तरफ से निचोड़ रहा था। यहाँ से पूरे किसान को निचोड़ रहा था, वहां से इसको पैसा लेकर के पूरा निचोड़ करके सब कुछ। मतलब ये कहा था ना कि गन्ना आप लोग खाए ना जी,
पूरा रस निचोड़ लिया, सूखी बचता है ना, जाते जाते सिर्फ केवल वही बचा था भारत में। फिर भी धीरे 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 आर्थिक स्थिति को सुधारा गया और अभी हम लोग यहाँ तक हैं। ठीक है, अगर हमारा देश 1857 में ही आजाद होता, 90 साल पहले ही आजाद हो जाता, तो क्या मजा था। तो हम लोग हद तक चीजों को कायम कर चुके होते, अभी हम लोग भी सुपर पावर होते हैं कि नहीं है। चलिए, कारखाने लगाए जाने की प्रक्रिया क्या था, मतलब बहुत ही धीमी थी और कामगारों का बेरोजगार होना स्वाभाविक था। तो ये सब जो है, क्योंकि सरकार भारत में औद्योगिकरण के पक्ष में नहीं था, यानी जो गवर्नमेंट थे, अंग्रेज से थे, वो ये नहीं चाहते थे कि भारत में भी क्या हो, औद्योगिकरण स्थापित हो, उद्योग लगे। तो ये था बाबू आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में देखे कि किसानों को, मजदूरों को, कामगारों को किस तरह से प्रताड़ित किया गया। यहाँ पर जो है बिजनेस करने पर टैक्स लगता था, जबकि अंग्रेज इंग्लैंड से सामान लाता था तब भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो क्या हुआ यहाँ, यानी गरीब तबके लोग भी क्या हो गए, इससे निकृष्ट हो गए। अब तो युद्ध होना तय है। तो ये था बाबू आपका आर्थिक कारण। ठीक है, धीरे धीरे जनता एक हो रहा था। आगे देखते हैं बाबू, अब हम लोग समझते हैं सामाजिक कारण। क्या समझेंगे, सामाजिक कारण, यानी जो हमारा जो राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने में एक सामाजिक कारण का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए सामाजिक कारणों को समझते हैं एक एक करके। तो राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश सरकार की भेद नीति भी महत्वपूर्ण थी। अब ये सामाजिक भेदभाव करता था। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर जो है वो लोग गोरका होता था, यहाँ भारत में कुछ कुछ काले लोग होते थे। अब थोड़ा थोड़ा सफेद होने लगे हैं बहुत सारे लोग, पहले तो काले ही बहुत होते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये लोग क्या करते थे, भेदभाव करते थे, गोरे काले के आधार पर भेदभाव करते थे। कई ऐसे जगहों पर होता था जहां पर भारतीयों को प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं थी। ठीक है, ना तो उसके स्कूल में अनुमति थी, कई तरह के ऐसे जगह थे जहां भारतीयों को प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, भेदभाव किया जाता था। अब भेदभाव करेगा तो फिर क्या होगा, फिर दिक्कत है। धीरे धीरे अंग्रेज के खिलाफ सब होना शुरू कर दिया। चलिए, अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ समझते थे, यानी अंग्रेज अपने आप ऊंचा समझते थे, हम तो ये है, ब्राह्मण से भी ऊंचा है हम यहाँ पर। ठीक है, श्रेष्ठ समझते थे एवं भारतीयों को निम्न दृष्टि से देखते थे, यानी भारतीयों को घृणा दृष्टि से देखते थे, छाय दृष्टि से देखते थे। ये सब कहाँ से जो है, मतलब वो है ना, सलम बस्ती से उठ के आ गया, ऐसे देखते थे भारतीयों को। ठीक है, यही तक तो है बाबू। तब ना भारत जब अंग्रेजवा आए थे ना, तो अपने लिए दो बस्तियों का निर्माण किए थे, एक व्हाइट टाउन, व्हाइट टाउन, एक ब्लैक टाउन। व्हाइट टाउन में अंग्रेज सब रहते थे, उसकी बस्तियां साफ सुथरा हुआ करती थी, पूरा अच्छे से साफ सफाई रखता था। और एक ब्लैक टाउन जहाँ भारतीय लोग को रखता था, उधर रहो तुम, इधर नहीं आएगा। तो दो तरह की बस्तियां बसाई थी, व्हाइट टाउन, ब्लैक टाउन। ठीक है, आगे देखिएगा तब ना कैसा इसने कारनामा किया था। यहाँ तक कि विदेश में भी भारतीयों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था, यानी जो विदेश में भी है, जैसे दक्षिण अफ्रीका चले जाइए, वहां भी भारतीयों के साथ भेदभाव होता था। ठीक है, यही सब कारण से जो है क्या हुआ, यहाँ भी धीरे धीरे आंदोलन की भावनाएं जागृत हुई। दक्षिण अफ्रीका में कई तरह के कानूनी प्रतिबंध लगाए जा चुके थे। आगे समझते हैं, भारत में उनके साथ भारतीयों को रेलगाड़ी में भी यात्रा करने नहीं दिया जाता था, यानी जहां अंग्रेज बैठते थे वहां भारतीयों को उठा करके भगा दिया जाता था। बात समझ में आ रहा है, यानी भारतीयों को रेलगाड़ी में भी यात्रा करने नहीं दिया जाता था। रेलगाड़ी, क्लबों, सड़कों और होटलों में भी अंग्रेजी भारतीयों के साथ है ना, क्या करते थे अंग्रेज, मतलब दुर्व्यवहार करते थे। दुर्भाग्य नहीं होगा, दुर्व्यवहार करते थे। क्या करते थे, दुर्व्यवहार। ठीक है, याद रखिएगा, क्या करते थे, दुर्व्यवहार करते थे। अंग्रेज क्या करते थे, दुर्व्यवहार करते थे भारतीयों के साथ। सड़क पे जाएगा तो कुछ चिढ़ा करके मार देता था, टोन देता था। अभी आप लोग जाइएगा, कोई टोन देगा तो क्या हो जाएगा, रुक के आप ही टोन दीजिएगा, है कि नहीं है। चलिए, यही सब होता था। अब कहीं पे सड़क पे जाता था, क्लब में जाता था, रेलगाड़ी में जाता था, उठा देता था, मतलब जबरदस्त, मेरा रेलगाड़ी भगो यहाँ से। ठीक है, इसे भगा देता था। तो धीरे धीरे क्या होता है, इसे अपमान करना होता है, और अपमान का बदला एक दिन जरूर लिया जाता है कि नहीं है। और यही चीज तो लिए अभी, बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखा जाए, इससे भारतीय जनता अंग्रेजों के प्रति घृणा का भाव जागृत हुआ, यानी धीरे धीरे लोगों में क्या हुआ, अंग्रेज के प्रति घृणा का भाव जागृत हो गया कि अपमान कर रहा, अब इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए, सरकारी सेवाओं में अंग्रेजों की पक्षपात नीति ने भी राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। अब इतना ही नहीं, जो सरकारी सेवा होता है, अब आपको पता है यूपीएससी अभी भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, जिससे सिविल क्षेत्रों में जा सकते हैं। जैसे आप क्या कहोगे, आईएएस, आईपीएस, डीएम, एसडीएम जो भी बनते हैं, यूपीएससी एग्जाम दे करके बनते हैं। तो अब इन्होंने अंग्रेजों में भी, यहाँ पर भी अंग्रेज जो अधिकारी होते थे, चूंकि देखिए भारत की सारी जिम्मेदारी नेता के हाथ में थोड़ी है, ये जो कार्यकर, ये जो मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ना, इन्हीं के हाथों में होता है। तो इनका चुनाव क्या करता था, एग्जाम तो लिया जाता था,
अंग्रेज और भारतीयों को भी बैठने दिया जाता था, लेकिन इनका एग्जाम भारत में नहीं होता था, इंग्लैंड में होता था। जाइए एग्जाम देने जाइए इंग्लैंड। अब इंग्लैंड किसी तरह से कोई कोई भारतीय चल भी गया, कोई कोई भारतीय चल भी गया, तब उसका रिजल्ट ही नहीं आने देता था, कुछ कुछ लगा कर उसको फेल कर देता था। ठीक है, अंग्रेज के हाथ में था सारा का। भारतीय अगर बन गया आईएएस तो सारा प्रशासनिक व्यवस्था को सुधार कर देगा, हर गरीबों के लिए फिर से न्याय दे देगा। इससे अच्छा हमारा अंग्रेजवा है, अंग्रेजवा को जो कहेंगे वही सुनेगा, है कि नहीं है। तो यही सब चीजें था। तो ऊंचे ऊंचे जो सरकारी पदों से भारतीयों को अलग रखने का हर संभव क्या किया जाता था, प्रयास किया जाता था। यानी भारतीयों में टैलेंटेड होते हुए भी, वो यूपीएससी परीक्षा में प्रथम आते हुए भी उसको क्या कर दिया जाता था, फेल कर दिया जाता था, ताकि वो प्रशासनिक पदों में नहीं जा पाए और ना ही वो सुधार कर पाए, चीजों को समझ पाए। क्योंकि वो प्रशासनिक क्षेत्र में जाएगा, अपना कानून खुद बनाएगा, ये तो गलत हो रहा है, चलो ये कानून को डिसमिस करो। हर गरीब का सुनने लगेगा, हर चीजों को सुनने लगेगा, फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा अंग्रेज को। तो ये सब चीजें जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था को क्या कर रहा था, यानी प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जो है भारतीयों को क्या करने का कोशिश कर रहा था, अलग करने का हर संभव प्रयास किया वो लोग। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं चीजों को और अच्छे से गहराई से समझेंगे। भारत का शासन भार अधिकतर इंडियन सिविल सर्विस, देखो भारत का जो शासन भार था, यानी भारत की जो शासन करने की प्रणाली थी, वो अब अभी तो तुरंत बताए नेता के हाथों में नहीं होती है बाबू, ये किसके हाथों में होती है, इंडियन सिविल सर्विसेज के हाथों में होती है, इनके अधिकारियों के हाथों में होता है। सैद्धांतिक रूप से इस सेवा का चुनाव प्रतियोगिता परीक्षा में भारतीय उम्मीदवार भी भाग ले सकते थे। यानी जो इस इंडियन सिविल सर्विस जो था, ठीक है, तो इसमें जो है चुनाव जो होता था तो वो एग्जाम के ही द्वारा होता था, लेकिन इसमें भारतीय भी लेते थे भाग, लेकिन इसका एग्जाम कहाँ होता था, इंग्लैंड में होता था। किंतु इस सेवा में भारतीयों का चुनाव बहुत कठिन था। परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड में होता था, जिस कारण जो अधिकतर भारतीयों के लिए उसमें से सम्मिलित होना भी कठिन था। अब इंग्लैंड में होगा तो कौन जाएगा भाई, अभी मान लीजिए गरीब का भी बच्चा फॉर्म भर दिया, अब जाइए इंग्लैंड परीक्षा देने, अगर आपको मान के कहेंगे फॉर्म भर दिए, आपको जा करके जो है यहाँ पर कहाँ पे एग्जाम देना है, चलो भारत में कहीं देगा तो चलो कष्ट से जा सकते हैं, और कहेंगे जाकर के अमेरिका एग्जाम देकर, कौन जाएगा एग्जाम देने, है कि नहीं है। ये भी चीज है, कितना बच्चा आप देखो भारत में भी फॉर्म भरता है ना, कितना बच्चा दूर के कारण एग्जाम छोड़ दे, कौन जाएगा, लोकल एरिया में सेंटर देता है तो कोई कोई दे पाता है, तो भारत में होता है तो बिहार का बच्चा दिल्ली नहीं जाना चाहता जल्दी, जाने में बड़ी दिक्कत होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें था। इंग्लैंड में सम्मिलित मतलब इंग्लैंड में होता था एग्जाम, जिस कारण जो कई सारे भारतीय सम्मिलित भी नहीं हो पाते थे, यानी उस एग्जाम में शामिल भी नहीं हो पाते थे, कुछ कुछ शामिल हो भी जाते थे, पास भी हो जाते थे, तो उन्हें हर संभव प्रयास किया जाता था कि फेल कर दे। ठीक है, सफलता भी हो गया, कहता कि यदि कोई भारतीय सफल भी हो गया तो उसकी नियुक्ति में बाधा उत्पन्न करता था, यानी जो नियुक्ति होता है, ज्वाइनिंग होता है, उसमें बाधा उत्पन्न करता था, उसे ज्वाइन करने ही नहीं दिया जाता था। सोचिए, ये सब था, भारतीय को दूर रखा जाता था। ठीक है, अतः भारतीय शिक्षित वर्ग एवं मध्यम वर्ग ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्या किया, आवाज बुलंद किया। ठीक है, आवाज बुलंद किया। ठीक है, अब इसी का घटना एक हो गया कि कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ उन्होंने ऐसा ही बर्ताव किया। ये लाइन ऊपर जाना चाहिए बाबू। ठीक है, नियुक्ति में बाधा उत्पन्न किया। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला हो गया, एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ उन्होंने ऐसा ही बर्ताव किया, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी पास कर गए इंडियन सिविल सर्विसेज में, लेकिन फिर भी उसे नियुक्ति नहीं दी गई, उनके साथ क्या किया गया, यही सब बर्ताव किया गया, उन्हें प्रशासनिक सेवाओं से दूर रखा गया। ठीक है बाबू, तो ये था आपका सामाजिक कारण। क्लियर है, आगे समझते हैं चीजों को। और अब हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे धार्मिक कारण, और धर्म पर जब कोई बात आता है तब कोई बर्दाश्त नहीं करता, अब तो मारपीट होना तय हो गया। ठीक है, तो राजनीतिक कारण पर है, लोग धीरे धीरे बर्दाश्त कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद कौन सा कारण, आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों के भी कारण हम लोग देखे कि लोग धीरे 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 कष्ट में था, लेकिन फिर भी बर्दाश्त कर रहे थे। फिर सामाजिक कारण, यहाँ भी लोगों को हर चीजों से वंचित रखा गया, प्रशासनिक सेवाओं से दूर रखा गया, लोग बर्दाश्त करते रहे। अब आ गया धर्म पे बात, धार्मिक कारण आ गया, अब यहाँ पर हो गया खेला शुरू। अब आपको भी पता है, अगर धर्म के नाम पे कोई कुछ बोलेगा आकर के, तब फिर बर्दाश्त करिएगा, तब हो जाता है शुरू। ठीक है, तब ये बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो आपको भी पता है कि विश्व के किसी भी देशों में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में सबसे ज्यादा कि किसका महत्व है, धर्म का है। तो धर्म सुधार आंदोलन हुआ। तो आपको पता है कि बाबू जब अंग्रेज आए ना, तो कई तरह के जो है धर्म सुधार आंदोलन इन्होंने किया। अंग्रेज के साथ साथ भारत में भी कई तरह के ऐसे लोग थे जिन्होंने धार्मिक सुधार करना शुरू किया, क्योंकि आपको पता है भारत में उस समय कई तरह की कुरीतियां फैली थी, जैसे सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, ये सब आपको पता ही है ना, ये सब कुरीतियां फैली हुई थी। और इन सब को क्या किया,
भारत के भी कुछ महापुरुष और अंग्रेज ने मिल करके क्या किया, इस सब प्रथा को बंद करना शुरू किया। तो इस सब प्रथा से जो संबंधित थे लोग, उनको लगा कि हमारे धर्म में छेड़खानी कर रहा है अंग्रेज, ठीक है। अब कहीं तो हमरे धर्म पे बात आ गया, अब वो लोग भी क्या हो गया, इस आंदोलन में शामिल हो गए, ठीक है। उनमें भी राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो गया। चलिए, 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ क्या किया, आंदोलन की शुरुआत की, जिनमें से आपका महत्वपूर्ण हो गया राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ये सब का नाम उल्लेखनीय है। ये सब कई तरह के जो है ये सब महान व्यक्ति हैं जो समाज के सुधार में काफी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा अंग्रेज भी अधिकारी जैसे विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, चार्ल्स विलियम्स आदि यूरोपीय विद्वानों ने, ठीक है, भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और उन्होंने इसको जानने का कोशिश किया। तो भारतीयों के हृदय में अपने धर्म के प्रति क्या हो गया, निष्ठा की भावना जागृत हो गई, और वो भी कूद पड़े कहां पर, राष्ट्रवाद के आंदोलन में, ठीक है। इन सुधारकों ने एकता, समानता और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया, यानी ये जो समाज सुधारक थे, कहा सब एक हो जाइए, ठीक है, एकता लाइए और स्वतंत्र रहिए, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत होने वाला है, ठीक है। पढ़कर भारतीय जनजीवन में नई चेतना का मंत्र फूंक दिया, जिससे राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। यानी ये जितने भी थे समाज सुधारक, ये सब क्या किया, इन भारतीयों में क्या कहा, एकता की भावना लाया और उन्हें जागृत करने का कोशिश किया, जिससे धीरे धीरे लोग जागृत हुए, समझदार हो गए और धीरे धीरे लोगों में एक की भावना हुई और राष्ट्रीय आंदोलन जो है राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। फिर 1885 में आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, यानी आईएनसी की स्थापना, याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन ये कि आईएनसी की स्थापना कब हुआ, 1885, यानी कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्रवाद के उदय का परिणाम था। मतलब जो राष्ट्रवाद हो रहा था, तो धीरे धीरे क्या किया, लोगों ने एक संस्था बनाया, ठीक है, हम एक संगठन बनाते हैं, कमिटी बनाते हैं। कमिटी का नाम क्या था, आईएनसी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस कमिटी था। अब उसी कमिटी में कहा कि जो भी कुछ होगा ये कमिटी देखेगा, अगर कमिटी का कोई सदस्य अगर इसको प्रॉब्लम होगा, अंग्रेज कोई प्रॉब्लम देगा, तो ये कमिटी जाएगा साथ उसको न्याय दिलवाने। तो कमिटी का गठन हुआ, फिर धीरे धीरे अब यही कमिटी देखिएगा वर्ल्ड लेवल पर आ गया, और ये क्या हो गया, इंटरनेशनल लेवल पर आ गया। ये किसका, यानी कांग्रेस का भी देखिए, कांग्रेस पार्टी के रूप में है ना, कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो यही था। तो इसका गठन कब हुआ था बाबू, 1885 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। यह संगठन केवल उस समय केवल सुधार का मांग कर रहा था, यानी कह रहा था कि सामाजिक चीजों में बदलाव होनी चाहिए, हमको भी हक मिलना चाहिए, आजादी मिलना चाहिए, केवल सुधार की मांग कर रहा था। लेकिन धीरे 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 जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट युद्ध हुआ, तो तब कहा कि नहीं, अब हमको भी आजादी चाहिए। हुआ क्या था कि अंग्रेज चूतिया बना करके यहाँ के लोगों को, जो मतलब ये आईएनसी था, इसके लोगों को कहा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था ना, तो कहा कि देखो भैया, हम आपका देश को आजाद कर देंगे, अभी हमारे देश में आग लगल है, हमारे देश में दूसरा देश अटैक करा, ऐसा करो ना, तुम लोग हमको सहायता दो मार के भगाने का, हम तुमको, तुम्हारा देश, हमारा देश बचेगा, हम चल जाएंगे, तुम्हारा देश छोड़ देंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में जो शुरू हुआ था, अभी आगे पढ़िएगा, तो जब समाप्त हुआ, अब कहा वो देश छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो जिससे अंग्रेज जिससे जो नेशनल कांग्रेस था, है ना, कांग्रेसी जो पार्टी थे, इसमें जो समर्थक थे, इन लोगों को धक्का लगा। अब ये लोग पूरा गुस्सा गया कि तुम बोला था ये कि हम जो देश छोड़ देंगे, आजाद कर देंगे, लेकिन हम लोगों का फायदा उठा लिया और देश भी नहीं छोड़े। अब तो ये लोग भी क्या हो गए, खिलाफ हो गए, ठीक है। तो पहले ये क्या था बाबू, ये सिर्फ सुधारों की मांग करता रहा, लेकिन 1914 बाबू, फर्स्ट वर्ल्ड वार, याद रखिएगा कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध 1914, याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 ईस्वी में, है ना। 1914 ईस्वी तक अंग्रेजी सरकार की दमनकारी नीतियों ने कांग्रेस के सदस्यों को उग्र बना दिया, यानी जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, ये लोग भी उग्र हो गया, ठीक है। चलिए, और बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय, इसे बाल, है ना, बाल, पाल और लाल के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक, है ना, फिर इसके बाद याद रखिएगा बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की फिर क्या हो गई, शुरुआत हुई 1914 के बाद। अब कहा राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेंगे, सब लोग धीरे 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 कांग्रेस में जुटना शुरू हो गया, और धीरे 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 उनमें एकता की भावना हुई और अंग्रेज को मारने का, पछाड़ने का कोशिश किया गया, क्योंकि हम लोग आर्थिक कारण देख ही चुके हैं, राजनीतिक कारण देख भी चुके हैं, हर जगह से जो है अंग्रेज नुकसान ही नुकसान पहुंचा रहे थे भारतीयों का, हर जगह से भारतीयों को क्या कर रहे थे, दबाया जा रहा था, उनको हर चीजों से वंचित कर रहा था। अब अतः जो है इन लोगों ने जैसे ही कहा कि अब पूरा क्रांति होगा, इन लोगों ने जो आंदोलन की शुरुआत हुई, अब लोगों को इसी का इंतजार था कि कोई शुरुआत तो करे। आप लोग भी समाज में देखिएगा, कोई चीज से गुस्सा है, अगर उसी के प्रति कोई तीसरा व्यक्ति शुरू कर दे, तो आप भी जाकर के उसमें शामिल हो जाते हैं। अंग्रेज के प्रति सब गुस्सा था, बस शुरुआत चाहिए था कि कोई शुरुआत करे, और 1914 ईस्वी में यहाँ पर जो है
बाल पाल लाल इन मिल करके क्या किया, एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की और लोग एकजुट हो गए। अब अंग्रेजों का पसीने छूटने शुरू हो गए। तो तभी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ और अंग्रेज सरकार ने भारत को एक युद्धकारी देश घोषित कर दिया। यानी इधर जो है क्या हो गया, भारत में भी आंदोलन शुरू हो गया, तो अंग्रेज सरकार का कि भारतीय अब क्या है, युद्धकारी देश है कि नहीं, तो घोषित किया, किया उससे कौन मतलब है, बात समझ में आ रहा है। तो चलिए आप लोगों का क्लास जो है आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझे कि युद्ध का क्या कारण था, राष्ट्रवाद के भावना के जागृत होने का क्या कारण था। टोटल हम लोग राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारणों को देखे, टोटल 4 कारणों को देखे, ठीक है। और इन कारणों से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना एकत्रित होती है। तो अब जब राष्ट्रवाद की भावना एकत्रित हो गई है, जब लोग एक हो गए हैं, तो अब तो अंग्रेजों का पसीना छोड़ाना है, अब तो युद्ध होगा, क्रांति होगा। तो अब यहाँ से क्लास हम लोग कल नेक्स्ट देखेंगे और यहाँ से एक अलग ही नया मोड़ लेने वाला है क्रांति का, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों लोग, चलिए।